दृष्टि आईएएस के ऑडियो आर्टिकल प्रोग्राम में आपका स्वागत है। आज का हमारा आर्टिकल द हिंदू में प्रकाशित लेख अ प्लान टू रिवाइव अ ब्रोकन इकोनॉमी और द इंडियन एक्सप्रेस में छपे लेख आत्मनिर्भर भारत अभियान लेज स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन फॉर राइजिंग अवर पर कैपिटा जीडीपी के सम्मिलित सारांश पर आधारित है। इसमें टीम दृष्टि के इनपुट्स भी शामिल हैं। यह ऑडियो आर्टिकल सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र 3 के आर्थिक विकास खंड से जुड़ा है। तो आइए लेख की शुरुआत करते हैं। आत्मनिर्भर भारत, अवसर और चुनौतियां। पिछले कई महीनों से कोरोना वायरस महामारी से पूरी दुनिया परेशान है। अब तक दुनिया भर में जिंदगी पटरी पर नहीं लौट सकी है। ना ही देशों के बीच वस्तुओं और सेवाओं की आवाजाही सामान्य रूप से बहाल हो सकी है। तकरीबन सभी देश घरेलू आर्थिक मोर्चे पर बेरोजगारी, मांग में कमी, ट्रेड साइकिल के डिस्टर्ब होने, ग्रोथ रेट नीचे जाने, दवाइयाँ, पीपीई किट जैसी जरूरी वस्तुओं की कमी जैसे संकट का सामना कर रहे हैं। इन हालातों में यह तो साफ हो गया है कि कोविड-19 महामारी से पहले और बाद की दुनिया एक जैसी नहीं होगी, बल्कि काफ़ी कुछ बदल चुका होगा। बदलाव के इस रुख को भांपते हुए बीते दिनों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत के लिए एक नए विजन के रूप में आत्मनिर्भर भारत अभियान की घोषणा की। उन्होंने कहा कि भारत को कोविड-19 महामारी से उपजे संकट को एक अवसर के रूप में देखना चाहिए। 21वीं सदी के भारत के सपने को साकार करने के लिए देश को आत्मनिर्भर बनाना जरूरी है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि कोरोना संकट ने हमें लोकल मैन्युफैक्चरिंग सप्लाई चेन का महत्व समझाया है। लोकल सिर्फ जरूरत नहीं, हम सभी की जिम्मेदारी है। इसलिए अब हमें लोकल को अपना जीवन मंत्र बनाना होगा। उन्होंने वोकल फॉर लोकल का नारा देते हुए लोगों को लोकल प्रोडक्ट खरीदने और उनका प्रचार करने का आह्वान किया। आत्मनिर्भर भारत निर्माण के लिए उन्होंने 20 लाख करोड़ रुपए के विशेष आर्थिक पैकेज की घोषणा की है। इस पैकेज में 4L यानी लैंड, लेबर, लिक्विडिटी और लॉस पर फोकस करते हुए कई अहम आर्थिक सुधारों की शुरुआत की गई है। तो आइए समझते हैं आत्मनिर्भर भारत अभियान और उससे जुड़े अहम पहलुओं को। सबसे पहले समझते हैं कि आत्मनिर्भर भारत के क्या मायने हैं। वैश्वीकरण के इस युग में सभी देश आपस में जुड़े हुए हैं। ऐसे में आत्मनिर्भरता यानी सेल्फ रिलायंस की परिभाषा भी बदल गई है। आत्मनिर्भरता आत्म केंद्रित यानी सेल्फ सेंटर्ड से अलग है। भारत वसुधैव कुटुंबकम की संकल्पना में अटूट विश्वास रखता है। भारत दुनिया का ही एक हिस्सा है। अगर भारत प्रगति करता है तो ऐसा करके वह दुनिया की प्रगति में भी योगदान देता है। आत्मनिर्भर भारत के निर्माण में वैश्वीकरण का बहिष्कार नहीं किया जाएगा, बल्कि दुनिया के विकास में मदद की जाएगी। इसलिए हमारे लिए आत्मनिर्भर भारत का मतलब दुनिया से जुड़े रहते हुए आर्थिक विकास के साथ लोगों के जीवन की गुणवत्ता को बेहतर करना है। आत्मनिर्भर भारत अभियान का मकसद सिर्फ कोविड-19 महामारी के दुष्प्रभावों से लड़ना ही नहीं है, बल्कि भविष्य में भारत का पुनर्निर्माण करना भी है, ताकि भारत अपनी घरेलू मांग को पूरा कर सके और अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए सक्षम बनकर आगे बढ़ सके। आत्मनिर्भर भारत अभियान का विचार भारत की वैचारिक परंपरा का हिस्सा रहा है। यह विचार महात्मा गांधी के ग्राम स्वराज्य की अवधारणा से मेल खाता है। महात्मा गांधी का मानना था कि हर एक गांव अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के मामले में स्वावलंबी हो, तभी वहां सच्चा ग्राम स्वराज्य स्थापित हो सकता है। उन्होंने गांवों की तरक्की के लिए कुटीर उद्योगों को बढ़ावा देने पर बल दिया, जिसमें चरखा और खादी का प्रचार भी शामिल था। अब ग्लोबलाइजेशन के साइड इफेक्ट के रूप में पनपे कोरोना वायरस से उपजे संकट के बाद ग्राम स्वराज्य की तर्ज पर ही ग्रामीण अर्थव्यवस्था को विकसित करने की मंशा जताई जा रही है। फिर यह भी एक तथ्य है कि भारत में स्वदेशी को एक विचार के रूप में देखा जाता है, जो भारत की संरक्षणवादी अर्थव्यवस्था का आर्थिक मॉडल रहा, और राष्ट्रवादी तबका लंबे समय से इस विचार की वकालत भी करता रहा है। ऐसे में समझते हैं कि सरकार ने आत्मनिर्भर भारत अभियान को जमीनी स्तर पर लागू करने के लिए क्या रणनीति बनाई है। सरकार ने लैंड, लेबर, लिक्विडिटी और लॉ पर फोकस किया है। लैंड यानी जमीन के बिना किसी उद्योग की स्थापना नहीं की जा सकती है। ऐसे में उद्योगों की स्थापना के लिए लैंड इश्यूज को क्लियर किया जाएगा। ऐसे ही लेबर यानी श्रम के बिना भी उद्योग या उत्पादन की कल्पना नहीं की जा सकती। लेकिन भारत में लेबर लॉ को लेकर कई जटिलताएं हैं। इसके लिए तार्किक कानून बनाए जाने की जरूरत है। फिर आर्थिक गतिविधियों का पहिया चलाने के लिए लिक्विडिटी या नकदी का होना भी बेहद जरूरी है। फोकस का चौथा क्षेत्र लॉ है। देश में कई ऐसे जटिल कानून हैं जिससे विकास में रुकावटें खड़ी होती हैं। इसलिए आत्मनिर्भरता का रास्ता साफ करने के लिए कानून में बड़े बदलाव किए जाएंगे।
आत्मनिर्भर भारत के लिए 5 स्तंभों इकोनॉमी, इंफ्रास्ट्रक्चर, टेक्नोलॉजी, वाइब्रेंट डेमोग्राफी और डिमांड को आधार बनाया गया है। इन आधारों को समझें तो पहला स्तंभ है इकोनॉमी, यानी ऐसी अर्थव्यवस्था जो वृद्धिशील परिवर्तन यानी इंक्रीमेंटल चेंजेस की जगह पर क्वांटम जंप यानी बड़ी उछाल पर आधारित हो। दूसरा है इंफ्रास्ट्रक्चर, यानी ऐसी अवसंरचना जो आधुनिक भारत की पहचान बने। तीसरा है टेक्नोलॉजी, यानी प्रौद्योगिकी संचालित व्यवस्था पर आधारित प्रणाली। इसमें चौथा स्तंभ है वाइब्रेंट डेमोग्राफी, यानी गतिशील जनसांख्यिकी जो आत्मनिर्भर भारत के लिए ऊर्जा का स्रोत है। और पांचवा स्तंभ डिमांड है। इसके लिए भारत की मांग और आपूर्ति श्रृंखला की पूरी क्षमता का उपयोग किए जाने का विजन रखा गया है। इसके लिए सरकार ने प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्र के लिए कई बड़े आर्थिक सुधारों की घोषणा की है। तो चलिए अब बात करते हैं आत्मनिर्भर भारत के लिए किए गए आर्थिक सुधारों की घोषणा की। आत्मनिर्भर भारत अभियान के लिए कुल 20,97,053 करोड़ रुपए के आर्थिक पैकेज में पहले जारी प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज के 1,92,800 करोड़ रुपए और आरबीआई के 8,01,603 करोड़ रुपए के मौद्रिक उपाय भी शामिल हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 5 किस्तों में इस पैकेज को पेश किया। सरकार ने एमएसएमईज तथा अन्य क्षेत्रों के लिए विभिन्न क्रेडिट गारंटी योजनाओं की घोषणा की है। सरकार द्वारा एमएसएमई की परिभाषा में बदलाव किया गया है। आर्थिक पैकेज में कोयला, खनिज, रक्षा उत्पादन, नागरिक उड्डयन क्षेत्र, केंद्र शासित प्रदेशों में बिजली वितरण कंपनियों, अंतरिक्ष क्षेत्र और परमाणु ऊर्जा क्षेत्र के संरचनात्मक सुधारों पर भी फोकस किया गया है। आंशिक रूप से उत्पादन किए जा चुके कोयला ब्लॉक के लिए अन्वेषण सह उत्पादन प्रणाली को लागू किया जाएगा। इसके बाद अब आंशिक रूप से खनन किए जा चुके कोयला ब्लॉक की भी नीलामी की जा सकेगी। इन सुधारों से निजी क्षेत्र की भूमिका में बढ़ोतरी होगी। रक्षा उत्पादन में आत्मनिर्भरता बढ़ाने के लिए मेक इन इंडिया पहल पर जोर दिया जाएगा। ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड का निगमीकरण किया जाएगा ताकि आयुध आपूर्ति में स्वायत्तता, जवाबदेही और दक्षता में सुधार हो सके। रक्षा विनिर्माण क्षेत्र में ऑटोमेटिक रूट से एफडीआई निवेश सीमा 49% से बढ़ाकर 74% की जाएगी। सामाजिक अवसंरचना क्षेत्र में निजी निवेश बढ़ाने के लिए वीजीएफ यानी वायबिलिटी गैप फंडिंग स्कीम को लागू किया जाएगा। वीजीएफ के रूप में कुल परियोजना लागत की 30% तक की राशि अनुदान के रूप में प्रदान की जा सकेगी। निजी क्षेत्र की क्षमता में सुधार करने के लिए निजी क्षेत्र को इसरो की सुविधाओं और अन्य प्रासंगिक संपत्तियों का इस्तेमाल करने की अनुमति दी जाएगी। इसरो की भविष्य की योजनाएं जैसे ग्रहों की खोज, बाहरी अंतरिक्ष यात्रा आदि में निजी क्षेत्र की सहभागिता की इजाजत होगी। सरकार ने निजी क्षेत्र की कंपनियों को विदेशी शेयर बाजार में सूचीबद्ध करने के नियमों में ढील देने का प्रस्ताव किया है। नई नीति के तहत निजी कंपनियों को सभी क्षेत्रों में अनुमति दी गई है। किसानों को अपनी उपज का बेहतर मूल्य मिल सके, इसके लिए सरकार आवश्यक वस्तु अधिनियम में बदलाव करेगी। इसके अलावा कृषि उत्पादों में अनाज, खाद्य तेल, तिलहन, दाल, प्याज और आलू को डीरेगुलेट किया जाएगा, यानी इनके बाजार भाव में सरकार हस्तक्षेप नहीं करेगी। अनाज, खाद्य तेल, तिलहन, दालों, आलू और प्याज को इस कानून के दायरे से नियमन मुक्त किया जाएगा। आवश्यक वस्तु अधिनियम में संशोधन के बाद प्रसंस्करण करने वालों और मूल्य श्रृंखला के अन्य भागीदारों पर भंडारण सीमा लागू नहीं होगी। राष्ट्रीय आपदा और भुखमरी जैसी आपात स्थितियों में ही भंडारण सीमा रहेगी। इसके अलावा कई नई योजनाओं की भी घोषणा की गई है। ऐसे में सवाल है कि एक धड़ा इस पैकेज की आलोचना क्यों कर रहा है। आत्मनिर्भर भारत पैकेज कोरोना वायरस संकट के काल में जारी हुआ है। ऐसे में उम्मीद की जा रही थी कि यह पैकेज इस संकट में कई राहतें देने वाला होगा, लेकिन पैकेज में आर्थिक सुधारों के दीर्घकालिक उपाय ज्यादा हैं और तात्कालिक राहत कम दिखती है। प्रवासी मजदूरों और गरीबों के लिए 2 महीने के लिए प्रति व्यक्ति 5 किलो चावल या गेहूं और प्रति परिवार 1 किलो चना मुहैया कराए जाने के अलावा कोई फौरी राहत नहीं दिखती। डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के तहत दी जा रही राशि एक तो बेहद कम है, दूसरा ये केवल उन लोगों तक ही पहुंच सकी है जिनके पास जनधन खाता है। ऐसे में वह बड़ी आबादी जिसके पास खाता नहीं है, ऐसी आर्थिक मदद से वंचित रह गई है। एक आलोचना यह भी है कि पैकेज की तकरीबन 90% राशि सस्ती दर पर कर्ज देने या कर्ज देने की शर्तें आसान करने और ब्याज दरों में कटौती करने या त्वरित भुगतान करने पर ब्याज में कुछ छूट देने से जुड़ी हुई हैं। कर्ज देने में केंद्र के खजाने से वास्तविक राशि खर्च नहीं होगी,
क्योंकि यह राशि ऋण के रूप में होगी जिसे अंततः लोगों को लौटाना ही होता है। आलोचकों का कहना है कि सरकार उचित मात्रा में पैसे खर्च नहीं कर रही है, जबकि उचित खर्च करना अर्थव्यवस्था में गिरावट को रोकने के लिए जरूरी है। अर्थव्यवस्था में जब खर्च बढ़ता है तो इससे खपत बढ़ती है, और जब खपत बढ़ती है तो उत्पादन में भी बढ़ोतरी होती है। इस तरह आर्थिक गतिविधियों का चक्र चलने लगता है। इसलिए कई अर्थशास्त्री लगातार यह मांग उठा रहे थे कि गरीबों के हाथ में पैसे दिए जाने चाहिए ताकि वे खर्च करें और ट्रेड साइकिल रफ्तार पकड़ सके। इसके अलावा फिलहाल यह भी साफ नहीं है कि पैकेज के तहत जो भी खर्च करने की घोषणा की गई है वह इस साल के लिए निर्धारित बजट के अतिरिक्त खर्च होगा या अलग अलग योजनाओं के बजट में कटौती कर इसे उसी में एडजस्ट किया जाएगा। यह भी एक आरोप है कि पैकेज में नई घोषणाएं नहीं की गई हैं, बल्कि पहले से घोषित पुरानी योजनाओं की रीपैकेजिंग की गई है। इन आलोचनाओं के अलावा ऐसी कई चुनौतियां भी दिखती हैं जो चिंता पैदा करती हैं। ऐसे में सवाल है कि आत्मनिर्भर भारत के रास्ते में क्या क्या चुनौतियां हैं। सरकार का दावा है कि आत्मनिर्भर भारत अभियान के लिए आर्थिक प्रोत्साहन पैकेज भारत की जीडीपी का लगभग 10% है, लेकिन इस पैकेज का वित्त पोषण करना काफ़ी मुश्किल हो सकता है, क्योंकि सरकार बढ़ते राजकोषीय घाटे को लेकर पहले से ही चिंतित है और लगातार इसे कम करने का प्रयास कर रही है। विनिवेश में तेजी लाकर वित्त जुटाना भी टेढ़ी खीर है, क्योंकि ज़्यादातर पीएसयूज कर्ज के बोझ तले दबी हैं। आर्थिक मंदी जैसी स्थितियों के बीच पीएसयूज के विलय या निजीकरण से सरकार को ज़्यादा खरीदार नहीं मिलेंगे और प्रतिस्पर्धा के अभाव में निजीकरण से अपेक्षित धन भी नहीं मिलेगा। इसके अलावा विदेशी बाजारों से उधार लेना भी मुश्किल है, क्योंकि डॉलर के संबंध में रुपया कमजोर स्थिति में बना हुआ है। इसी तरह आत्मनिर्भरता वाली बात निभा पाना भी आसान नहीं होगा, खासतौर पर वैश्विक अर्थव्यवस्थाओं के ऐसे दौर में जब अमेरिका के स्टॉक मार्केट की हर एक हलचल चीन और भारत के बाजारों पर सीधा असर डालती है। इसके अलावा स्थानीय उत्पादों का उत्पादन करने और उन्हें प्रतिस्पर्धा में खड़ा करने के लिए स्थानीय उद्यमियों और निर्माताओं को कुछ सुरक्षा राशि भी देनी होगी, जिससे विश्व व्यापार संगठन के सदस्यों के साथ भारत का सीधा टकराव हो सकता है। आत्मनिर्भर भारत के 5 स्तंभों की हालत भी बहुत उत्साहित करने वाली नहीं है। यह सच है कि ग्लोबल सप्लाई चेन कमजोर पड़ी है, लेकिन फिलहाल भारत की स्थिति ऐसी नहीं है कि वह चीन के साथ प्रतिस्पर्धा कर सके। बुनियादी ढांचे का विकसित न होना भी एक बड़ी चुनौती है। विदेशी कंपनियों के लिए भारत में निवेश करने के लिए बुनियादी ढांचे की कमी बड़ी बाधा रही है। इन्हीं चुनौतियों के कारण सरकार का मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट भारत को मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने में विफल रहा है, जो इस प्रोजेक्ट का घोषित उद्देश्य था। इसलिए हमें अपने अनुभवों से सबक लेते हुए ही आगे बढ़ना होगा। ऐसे में सवाल है कि आखिर क्या हो आगे की राह। इस समय पूरी दुनिया सप्लाई चेन के लिए विकल्प तलाश रही है। ऐसे में भारत अगर बुनियादी कमियों पर ध्यान देता है तो वह ग्लोबल सप्लाई चेन के सामने एक विकल्प के रूप में उभरने के साथ साथ आत्मनिर्भर भी बन सकता है। चीन स्थित विदेशी कंपनियों को भारत में निवेश हेतु आकर्षित करने के लिए भारत को विश्व स्तर के बुनियादी ढांचे का निर्माण करना होगा। ऐसे ही भारत की अर्थव्यवस्था को पुनर्जीवित करने के लिए सरकार को विनिर्माण क्षेत्र को विकसित करने पर ध्यान देना होगा, ताकि बड़े पैमाने पर रोजगार का सृजन किया जा सके और देश की अवसंरचना को भी मजबूती दी जा सके। उदारीकरण का एक निगेटिव नतीजा यह हुआ कि औद्योगिकरण शहरों में केंद्रित हो गया। अब औद्योगिकरण का डिसेंट्रलाइजेशन करते हुए इसे फिर गांवों, कस्बों और छोटे शहरों में ले जाना होगा। भारतीय अर्थव्यवस्था इस समय मांग की कमी का सामना कर रही है। लॉकडाउन ने कुल मांग को कम कर दिया है। ऐसे में मांग बढ़ाने के लिए लोगों के हाथ में पैसा पहुंचाना बेहद ज़रूरी है। इसके लिए ग्रीनफील्ड इंफ्रास्ट्रक्चर में निवेश करने की ज़रूरत है, ताकि बुनियादी संरचना का विकास हो। इससे उत्पादकता में बढ़ोतरी हो और मजदूर वर्ग के हाथ में पैसे जाने से उसका परचेजिंग पावर भी बढ़े। आत्मनिर्भर भारत के लिए केवल आर्थिक सुधारों के बूते आगे बढ़ना संभव नहीं हो सकेगा, बल्कि सरकार को देश में समग्र सुधार को बढ़ावा देना होगा, जिसमें श्रम सुधार, सिविल सेवा सुधार, कौशल सुधार, शिक्षा सुधार सहित कई आयामों पर ध्यान देना होगा, ताकि देश में कैपेबल ह्यूमन रिसोर्स उपलब्ध हो सके। साथ ही टैक्स सिस्टम को रैशनल बनाने की ज़रूरत है। सरकार को सिंपल और स्पष्ट कानूनों की ओर बढ़ना होगा। ऋण और वित्त की कमी से निपटने के लिए देश में स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल सिस्टम बनाना होगा। वित्तीयन के लिए निजी क्षेत्र की ओर भी हाथ बढ़ाया जा सकता है। कृषि क्षेत्र के लिए आपूर्ति श्रृंखला आधारित सुधारों को बढ़ावा देना होगा,
ताकि ग्रामीण अर्थव्यवस्था को बल मिल सके। साथ ही पिछड़े राज्यों में कुटीर एवं लघु उद्योगों जैसे ग्रामोद्योग, हथकरघा उद्योग, हस्तशिल्प उद्योग, खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों के विकास पर ध्यान देना चाहिए ताकि स्थानीय स्तर पर रोजगार सृजन हो सके, स्थानीय उत्पादों को पहचान मिल सके और लोकल सप्लाई चेन मजबूत बन सके। इससे कोरोना संकट के बाद भारतीय अर्थव्यवस्था एक नए रूप में सामने आ सकेगी। तो आइए अब नोट करते हैं आज का सवाल। आशाओं से भरा होने के बावजूद आत्मनिर्भर भारत का सपना कई चुनौतियों से घिरा नजर आता है। इस कथन के आलोक में इस अभियान का मूल्यांकन कीजिए।